जैसा जिस टाइप का केस हो उसी हिसाब से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जी। साल भर से ज्यादा मेरे हिसाब से केस को चलने की नहीं जरूरत नहीं चलना है। चाहिए। कुछ मामलों में न्याय बिकता भी है, ये भी कहेंगे। ये केवल हम अगर निर्भया कांड की बात ना करके अभी जो कोलकाता रेप मर्डर केस हुआ है उसकी बात करें, वो तो वहाँ पे जो मैम थी वो तो अपने वर्क प्लेस पे थी, वर्क प्लेस पार्क में नहीं थी, वर्क प्लेस पे थी। उसके बाद अगर उनके कपड़े देखे जाए तो कपड़े भी ऐसे कुछ नहीं थे, डॉक्टर वाली यूनिफॉर्म। अब भाई डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की यूनिफॉर्म तो पहनेंगे ही। तो इसमें कहीं ना कहीं लड़कों की भी बहुत ज्यादा गलती है, बहुत ज्यादा सोच की बहुत ज्यादा दिक्कत है कि वो लड़की को लड़की ना समझ के वस्तु समझते हैं। आसाराम बापू, आशाराम बापू, जी। आसाराम बापू वाला मैटर देख लीजिए, सहारा वाला मैटर देख लीजिए, इसमें मीडिया ट्रायल ज्यादा हो गए। जी। हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल आपकी खबर। आज हमारे साथ हैं संदीप अधिकारी जी, जो कि हाई कोर्ट में लॉयर हैं। तो उनसे सवाल करेंगे कि जो भी लॉ में रहते हैं सवाल, और जो भी कोर्ट से रिलेटेड सवाल है उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है कोर्ट में, और क्या कारण है उसके, क्या चीजें रहती हैं, कोर्ट कैसे चलता है, कैसे क्या रहता है। तो आइए जानते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि जो इंडिया में बोला जाता है कि लॉ लॉ अगर आप जा रहे हो, कोर्ट में जा रहे हो, तो जजमेंट्स में बहुत टाइम लग जाता है, सालों बीत जाते हैं कि एक पीढ़ी चली गई, अब दूसरी पीढ़ी आ रही है, वो भी वही केस लड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है कि सरकार अब इंसान कोर्ट में जाने से कतराने लगेगा, और कतराने लगे हैं कि यार वहां क्या जाएंगे, अब आपस में ही सुलझ लेते हैं, बाकी अगर जाएंगे कोर्ट में तो कब कितने साल चलेगा। तो ये कोई, तो इसमें क्या आप कहना चाहेंगे सर? इसके मैं एक छोटा सा केस कहना चाहूँगा। एक केस, कोई केस चल रहा था और किसी बुजुर्ग आदमी को ने से कोई छोटा मोटा क्राइम हो गया। जी। तो दरोगा जी ने कहा हम्म। कि हमको 5,000 रुपया दो, मैं यहीं से रफा दफा कर दूंगा। उसने कहा नहीं, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं जजमेंट जज वहां जाऊंगा, वहां से सब करूंगा। जी। कोर्ट में जाते थे 10 साल हो गए। हम्म। और उसको फिर उसको जब उसको न्याय मिला तो उसने कहा कि क्या लगता है कौन बड़ा? हाँ। कहन आप बाबू हैं? कहन मतलब? कहन कि आपसे बड़ा जज तो थानेदार है। उस दिन आज मेरे जो है लाखों रुपए खर्च हो गए, और उसके बाद भी मुझे ये नहीं, मैं तो उसी दिन न्याय मिल जाता। वो 5,000 रुपये उसने मांगा था, तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा वो बाबू, दरोगा बाबू हुए। आप कैसे बड़े हो गए? तो ये एक छोटा सा वाकया है, चीजें हुई, गांव के आदमी थे, उन्होंने ऐसी बात कह दी। लेकिन ये हमारे फैक्ट जो है, जो आज के हमारे जमाने में, वो सच है। कोई भी चीज अगर समय पे नहीं मिलती है तो उसको आप न्याय नहीं कह सकते। सही अगर बात। न्याय भी आपको समय पे नहीं मिल रहा है, कोई भी चीज समय पे नहीं मिल रही, तो उसको न्याय नहीं कहेंगे। तो मेरा अपना मानना है कि इसको टाइम लिमिट में बांधना चाहिए। जैसे आज की डेट में फास्ट ट्रैक के कोर्ट सरकार खोल रही है, चीजें कर रही है। 3-3 महीने में, 2-2 महीने में भी डिसीजन हुए हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे भी केस है हमारे सामने कि 3 महीने में सजा हो गई। तो कोर्ट के एक लिमिट दाखिल करनी चाहिए, किस केस में, केस जैसा जिस टाइप का केस हो उसी हिसाब से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जी। साल भर से ज्यादा मेरे हिसाब से केस को चलने की नहीं जरूरत नहीं चलना है। चाहिए। एक लिमिट होनी चाहिए जजों पे, कि 1 साल के अंदर या इतने दिन के अंदर समय पीरियड में जो हमारी लॉ की किताबें बनती है उसमें भी रहे कि इस केस के टाइम पीरियड इतने दिन के अंदर सजा जो है डिसीजन देना पड़ेगा। जी। तो ये लिमिट बांधनी चाहिए, जिससे केस पेंडिंग सी ना रहे और लोगों को न्याय मिलने में देरी का मतलब वो न्याय खत्म हो गया। सर, अगर फैक्ट एंड फिगर्स की बात करें तो प्रेजेंट में इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ केस पेंडिंग है, और 5 करोड़ बहुत ज़्यादा केस हुए अगर देखा जाए। एक सुप्रीम कोर्ट में अगर देख लें तो सुप्रीम कोर्ट में जितने, सुप्रीम कोर्ट तक तो बहुत कम केसेस आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो गया, फिर आपका हाई कोर्ट में हो गया। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग रहते हैं, जिस वजह से लोग कतराने लगते हैं कोर्ट में आने से। और अगर हम आपसे पूछें, आप एक लॉयर हैं तो आपसे पूछें सर, जिस जैसे आपके पास आते हैं जो कि भाई केस हो गया, अब केस उनको करना है, आपसे आपके थ्रू करना है, अब आपको तो रियलिटी पता है ना कि ये गलत है या वो गलत है। तो क्या आपको कभी ये ऐसा हुआ कि यार मेरा जो मेरे पास आया है, मेरे से चाह रहा है कि एडवोकेसी मैं कर दूं, तो वो गलत है, फिर भी उसको, कि आपको तो एडवोकेसी करनी है ना उसकी, तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है आपको कि यार वो अगला वाला बंदा सही है, उसको न्याय मिलना चाहिए, और ये तो जुल्म जुल्म करके आया है तो इसको बचाना गलत है?
एक न्याय में कहा जाए, जब तक जुर्म साबित ना हो जाए तब तक आदमी जो है वो दोषी नहीं होता है, उसको मुलजिम आप नहीं कह सकते हैं। जी। कोई फैक्ट्स हुए हैं, कोई कांड हुआ है, मैंने कोई भी वकील अपने आंख से उस चीज को देखा नहीं है, वो इस चीज को कैसे कह दे कि कई चीजें कई स्तर पे मैनिपुलेशंस होती हैं। कुछ चीजें सच्चाई जो कई बार आंखों देखी भी कई बार चीजें जो है गलत साबित होती है, होता कुछ है दिखता कुछ है। तो वकील इस चीज को कैसे फैक्ट्स को वो कर दे कि वो ही हमारे हमारे पास जो आया है वो दोषी है या नहीं है, वो जज नहीं है, वो उसके फैक्ट्स को रखेगा। जज के जो वकील होता है, वकील अपना जो भी क्लाइंट उसके पास आता है, वो जो फैक्ट्स बताता है जी। उस फैक्ट को वो कोर्ट में रखता है, उसका काम है रिप्रेजेंट करना। जी। लड़ रहा है वो आदमी है, फैक्ट्स वो बता रहा है। जी। वकील एक रखता है क्योंकि उसको लीगल नॉलेज है, उसको कानूनी भाषा में सजा के उसको परोस देता है, वकील खाली ये काम करता है। अब उसमें जब अगर वकील यही चीज देखो, उसका पेशा तो है वो चीज है, लेकिन उसको अगर 100% विश्वास है दुनिया उसको कि उसने अपने आंखों से देखा है कि उसने मर्डर किया है, तब उसमें मुझे लगता है जल्दी कोई वकील उसमें हाथ नहीं डालता कि नहीं ये दोषी है, इसमें हमको नहीं जाना पाएगा। ये जो आपकी बात ये पूरी तरह सत्य नहीं है कि आदमी आता हमको लगता है उसका ब्लेम लगा हुआ है, ब्लेम लगने से वो दोषी नहीं हो जाता है। जब कोर्ट में हम साबित, अगर हमारे पास फैक्ट्स हैं, वो आदमी आता है अपने फैक्ट्स बताता है ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, तो जब फैक्ट्स बताता है उसी फैक्ट्स को वो मानता है, वो तो सोचता है जो बता रहा है वो सही है। जब फैक्ट्स होता है, जो डिसीजन होता है वो उसको मानना पड़ता है जो होता है। तो हाँ, जैसे कि एक कहावत है कि वकील और डॉक्टर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या जब जैसे कि आप चूंकि आप क्रिमिनल लॉयर हैं, तो कोई बंदा क्राइम करके आया तो क्या आपको वो रियलिटी सब कुछ बताता है कि यार मैंने यहाँ पे ये कांड किया है, मैंने ये किया है, फिर मैंने उसका ये मर्डर कर दिया या रेप केस कर दिया, तो वो क्या रियलिटी बताता है, ये केवल कहावत है या सही में लोग बताते हैं आके आपको? जहां तक मैं समझता हूं या मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जी। कि किसी ने कहा हो कि मैंने ये क्राइम किया है और मुझको बचाना है। अगर किसी को क्राइम किया है, कई बार क्या होता है आवेश में बहुत चीजें हो जाती हैं, वो सोच के नहीं गया है कि उसके साथ हो गया, वहां पे बातचीत में ऐसी परिस्थिति आ गई, उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि उसको मर्डर करना है, लेकिन कुछ उसने धक्का दिया, धक्का मुक्की, उसमें कोई ऐसा मिस हैपनिंग हो गई। ऐसी परिस्थितियों में फिर हमको उस फैक्ट्स को कोर्ट के सामने रखना पड़ता है कि परिस्थितिवश वो चीज हुई। एक दो चीजें होती, एक होता है इंटेंशन प्लान करके मर्डर करना, एक होता है एक ऐसा माहौल बना कि ये घटना हो गई। दोनों में अंतर है। प्लान करके कोई मर्डर कर रहा है वो बड़ा दोषी है, जो प्लान बना रहा है वो सबसे बड़ा दोषी है। उसने तो वो प्लान बना के मर्डर कर रहा है भैया, अगर, लेकिन उसमें भी एक दूसरा पॉइंट आता है, जब चीजें इतनी आगे बढ़ जाएं की चीजें हैं तो उसको सिस्टमेटिक जाना चाहिए। जब वो न्याय से, बहुत बार ऐसा भी होता है आदमी हर तरफ से न्याय के लिए दौड़ता है, जब देखता है कि न्याय नहीं मिल पाएगा तब कहता है कि अब तो उसको मारना ही खत्म है। इसलिए कानून का दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा होता है। मैं दो चीज कहूंगा, एक SC/ST एक्ट आज की डेट में बहुत ज्यादा है। SC/ST एक्ट में जबरदस्ती इसका मिसयूज हो रहा है, जबरदस्ती लगा दिया जाता है। और SC/ST का एक नियम है जो गवर्नमेंट कानून, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था कि DCP लेवल का आदमी, अधिकारी इसको जो है फैक्ट्स को चेक करेगा, जांच करेगा, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। लेकिन सरकार ने अपनी, जो ये भाजपा सरकार ने, उसको बदल दिया और कहा कि नहीं, गिरफ्तारी पहले हो जाएगी। उन्होंने अपना अमेंडमेंट करके, बिल अमेंडमेंट करके उस चीज को उन्होंने किया। उस कंडीशन में जब मुझको ऐसा लगता है कि अगर किसी के ऊपर SC/ST जबरदस्ती थोप दी गई, वो गिरफ्तार होकर जेल चला गया, उसकी बेल, उसमें 6 महीने बेल नहीं होगी, उसकी बेल नहीं हो पा रही है, उसके दिमाग में एक चीज आता है, इससे वह मर्डर कर देता, कम से कम बेल तो हो जाती है। उन सब, तो हमको ऐसे कानूनों से भी बचना चाहिए। सरकार को भी ऐसी चीज लाने बजाय किसी को लगे कि उसको जुल्म हो गया, उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ बात नहीं की, ऊपर से मैं SC/ST लगा, 6 महीने जेल में हूं, उस परिस्थिति में उस आदमी को क्या करेगा? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी हमको देखना है कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि सरकार, भाई ये कानून जिम्मेदार है। ऐसा कानून लाया गया कि उसको जो है मजबूर होना पड़ा उस काम करने का। उसने कहा मार ही दूंगा, इससे बढ़िया जब मैं जेल ही रहना है तो मैं कर दूंगा। ये सब चीजें एक मुलजिम के, एक जिसको पर ब्लेम लगा होता है उसके दिमाग में से चलती हैं। तो बहुत ही लेवल पे ये सब चीजें, मैं कुछ शासन स्तर पे, कुछ कोर्ट स्तर पे, तो हर स्तर पे थोड़ा सुधार की जरूरत है। अच्छा सर, चलिए ठीक है, टाइम लग रहा है न्याय मिलने में, या न्याय मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, काफी बार पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है, पर क्या सही में कभी न्याय मिल भी पाता है या नहीं? नहीं,
मैं ये नहीं कहूँगा न्याय नहीं मिल पाता है, बहुत केसों में, ज़्यादातर केसों में न्याय मिलता है, कोई गलत नहीं होता है, कोशिश अपनी तरफ से न्याय होती है। कुछ मामलों में न्याय बिकता भी है, ये भी कहेंगे कि कई स्तरों पे है, वो हम उसमें गुण पे नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वो आदमी मजबूर है, गरीब है, या वो अच्छे वकील नहीं कर पाया, वो लड़ नहीं पाया और उसको सजा हो गई। तो गलत आदमी को भी सजा हो जाती है, इस चीज पे को से हम मुकर नहीं सकते हैं। कानून तो यहां तक कहता है कि 100 मुलजिम छूट जाए, लेकिन एक जो है, जो बेकसूर है, उसको सजा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट तो उस पे चलती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें तो हो जाती है, उससे हम मुकर नहीं सकते हैं, लेकिन सब में होता है ऐसा नहीं है। और ना ही कोई जज ये सोच के काम करता है कि उससे पर्सनल दुश्मनी क्या है, उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो होती नहीं है। तो वो फैक्ट्स पे काम करता है। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि जो बचाव पक्ष है वो अपनी चीज को रिप्रेजेंट ठीक से नहीं कर पाता या प्रूफ नहीं कर पाता है, जो भी परिस्थितियां हो, कई बार अपने फैक्ट्स को नहीं कर पाता, इसकी वजह से उसको सजा हो जाती है। लेकिन इसके लिए हम न्यायालय को दोषी नहीं कह सकते हैं। तो मीडिया होती है हम लोग, तो क्या मीडिया इफेक्ट डालती है कहीं ना कहीं जो जजमेंट हो रहे होते हैं उस पर कितना इफेक्ट डालती है, आपको क्या लगता है? बहुत डालती है, बहुत ज्यादा डालती है। मीडिया ट्रायल एक प्रेशर बनता है जज के ऊपर, जिसको बोलते हैं मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल, अगर किसी भी केस का मीडिया ट्रायल हो गया तो उसमें उस आदमी को जो है सहूलियत नहीं मिल पाती है। 2-3 केस हम उदाहरण ले लीजिए, बाबा जय वो क्या नाम है, आसाराम बापू वाला मैटर देख लीजिए, सहारा वाला मैटर देख लीजिए, इसमें मीडिया ट्रायल ज्यादा हो गए। मीडिया ट्रायल कौन सही है, क्या गलत है, क्या चीजें हैं, वो अलग सेकेंडरी पॉइंट है, लेकिन बेल का अधिकार सबको है। जब उन्होंने भी जो भी उन पे बेस लगे हैं, जो भी उन पे ब्लेम लगे हैं, उस ब्लेम पे क्या क्या किस लोगों को बेल नहीं मिली है। सजा होना अलग बात है, बेल होना अलग बात है। जमानत पे तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन मीडिया ट्रायल की वजह से, आपने कहा इफेक्ट डालता है, 101% इफेक्ट डालता है मीडिया ट्रायल की वजह से। उनको पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव? दोनों कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। अब ये हमने आपको नेगेटिव बताया, पॉजिटिव में मैं आपको बताऊंगा जो दिल्ली में रेप कांड हुआ था, निर्भया कांड जो हुआ था, उसमें आपको पॉजिटिव हुआ, उसको सजा मिली। केवल निर्भया कांड की बात ना करके अभी जो कोलकाता रेप कांड उसकी बात करें, वो तो वहां पे जो मैन थी वो तो अपने वर्क प्लेस पे थी, वर्क प्लेस पार्क में नहीं थी, वर्क प्लेस पे थी। उसके बाद अगर उनके कपड़े देखे जाए तो कपड़े भी ऐसे कुछ नहीं थे, डॉक्टर वाली यूनिफॉर्म। अब भाई डॉक्टर है तो डॉक्टर की यूनिफॉर्म तो पहनेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं लड़कों की भी बहुत ज्यादा गलती है, बहुत ज्यादा सोच की बहुत ज्यादा दिक्कत है कि वो लड़की को लड़की ना समझ के वस्तु समझते हैं। ठीक है। और अगर हम वहां की बात करें तो हम लोगों को लड़कियों को अगर कुछ ज्ञान दे रहे हैं या बता रहे हैं तो उससे पहले हमने अपने लड़कों को भी देखना चाहिए कि उनको, लड़कियों को उतनी इज्जत दो जितनी तो अपनी घर पे अपनी माँ और बहन को देते हो। जब आप संस्कार दे रहे हैं तो अपने लड़के को भी देंगे, लड़की को भी देंगे। ये मैंने केवल लड़की के लिए नहीं कहा लड़के को संस्कार दीजिए, मैंने कहा अपने बच्चों को। बच्चों में सब आ जाते हैं, बच्चों को संस्कार देना है, और बच्चों को ही देना है कि ये चीज, जो चीज तुम गलत किसी के साथ कर रहे हो, कल को तुम्हारी बहन के साथ अगर ये होगा तो वो सही है या गलत, जिस दिन उसके दिमाग में वो ये फीलिंग आ जाएगी तब वो नहीं करेगा। नॉर्मली चीजें बहुत मैनिपुलेशंस होते हैं, लोग प्यार के नाम पे कर देते हैं कि मैं उसने मुझे को उसने ऑफर किया, वो उसको प्रपोज किया, उसने नहीं माना, कर दिया। लेकिन लोगों को पहले सोच तो प्यार है नहीं, वो उसको वासना कहते हैं। प्यार जो है, प्यार है, प्यार तो होता है दूसरे की कद्र। प्यार उसको कहते हैं कि मैं किसी से अगर प्यार करता हूं, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। अगर मैं किसी से प्रेम करता हूं, वो किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है, तो मेरा फर्ज है उस लड़का मुझे देखना कि वो लड़का सही है कि नहीं। अगर वो लड़का सही है, उसको बताना कि भैया ये जो है मेरी बहुत क्लोज है, इसका ख्याल रखिए, और लड़की को हैंडओवर उसके कर दीजिए आप। मैं तो वो प्यार कहलाएगा। ये प्यार नहीं होता कि मेरी नहीं तो किसी की नहीं, इसको प्यार नहीं कहते, इसको वासना कहते हैं। मैं इसको प्यार नहीं मानता हूं, ये एक्साइटमेंट है। प्यार जो है, आप दूसरे की जो तो कदर करते हैं उसको प्यार कहते हैं। एक दूसरे की इज्जत करना, कदर करना, दिस इज ए प्यार।
जैसे हम लोग जिस धरती से आते हैं जिसमें माता पद्मिनी जैसी जौहर जिन्होंने कर लिया था, वैसी वीरांगनाएं हुई हैं, झांसी की रानी जैसी वीरांगनाएं हुई हैं। तो अगर हम आज के टाइम पे थोड़ा सा कंपेयर किया जाए कि लव मैरिज, ठीक है, लव मैरिज इंसान करने के बाद में आज के टाइम पे नीला ड्रम बहुत ज़्यादा चल रहा है कि मुझे करते हैं, हनीमून में जा रहे हैं तो वहाँ पे हो रहा है कि वहाँ पे हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे मर्डर करे दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। लव मैरिज सही है या गलत है आपके को? मैं तो बिल्कुल नहीं, कोई लव प्लस अरेंज मैरिज सभी होनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। जी लव मैरिज कहीं से गलत नहीं होता है। जी आपने इंक्वायरी नहीं की, वो आपकी गलती है। जी आपने उसकी जांच नहीं की, आपकी गलती है। जब आप कोई सी लड़की से जाते हैं, प्यार करते हैं या बातचीत करते हैं, तो ये चीजें खुल के आ जानी चाहिए। जी मुझको पता नहीं क्यों बात हजम नहीं हो रही है कि किसी लड़की से पूछोगा, अगर लड़की इतना प्यार कर रही थी, उसके साथ उसको भागना था, तो वो पहले आप पूछते तो बताते जरूर। उसको जी थोड़ा लड़के लड़के को समझ चाहिए, एक बैग शादी न करके थोड़ा समय देना चाहिए जी और वो थोड़ा उसको समझे। और मुझको पता नहीं, ऐसा पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि अगर लड़का अपने या लड़की दोनों के लिए लागू है, जी एक दूसरे समझना चाहेंगे तो भावना घुमा फिरा के बातें आ जाती हैं। जी डायरेक्ट तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन घुमा फिरा करके अगर अगर पूछा जाए तो ये चीजें निकल के आ जाती। जो चीजें हुई वो आश्चर्यचकित है। जी वो लड़के को कोई कैसे धक्का दे दी, लड़की उसको कैसे धक्का दे दी, ये आश्चर्य है। आप सतर्क हर समय होना चाहिए। सतर्क रहना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं बहुत दुखद हैं और ये समाज में कहीं भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन इसके लिए लव मैरिज, लव के अगर माँ बाप को भी चाहिए, अगर लड़की लव कर रही है तो माँ बाप का फर्ज है उस लड़की को, उस लड़की की या लड़के लड़की एक दूसरे की इंक्वायरी कर लेना कि अगर लड़का सही है जी तो उस ओर बढ़ने देना चाहिए। आखिरी सवाल है आपसे ये कि आपके मैं जैसे कि लॉयर हैं तो आपके पास भी काफ़ी केसेस आए होंगे, तो आपके लाइफ में ऐसा कौन सा केस हो जो जिसने आपको इमोशनली इम्पैक्ट किया हो सबसे? मैंने जैसे आपको भी मैं आपका ये रहा केस था कि जो आज की डेट में सबसे ज्यादा केस जो है बढ़ रहे हैं, जो ग्राफ बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा फैमिली मैटर के केस बढ़ रहे हैं। जी फैमिली मैटर के केस बढ़ रहे हैं। क्राइम का ग्राफ उतना तेज नहीं जितना ग्राफ इसका तेज है। जी तो मेरा वाकया है, एक ऐसा केस ही मेरा आया था कि एक लड़के लड़की की शादी हुई। जी थोड़ी सी स्टोरी बतानी जी पड़ेगी। जरूर। स्टोरी वो है, और उसमें लड़की की माँ ने जी एक लड़के को ये इंट्रोड्यूस किया कि ये उसका भाई है। लड़की की कि माँ लड़की की माँ ने एक लड़के को लड़की के हस्बैंड से इंट्रोड्यूस कराया, ये इसका भाई ये है। उसका भाई है, इसका नाम राजू है। ओके। अगर कोई लड़की की माँ इंट्रोड्यूस करा दे, लड़का ही समझेगा कि उसका भाई है। जी वो लड़का उसको लेके बाहर, वो दिल्ली में जॉब करता था, वो दिल्ली लेके गया। जब दिल्ली लेके गया तो वहां से भाई मियाँ बीवी में थोड़ा वो खटर पटर होती थी। उस समय पुराना समय था, उस समय फोन पीएनटी वाला फोन होता था। जी वो जहाँ किराए पे रहता था, कभी कुछ झंझा हुई किसी बात पे हुई होगी तो रोना गाना, उसने उसको फोन लगा दिया। वो लड़का ऑफिस से वापस आया तो नीचे के मकान मालिक ने कहा, अरे फोन, अरे कहीं वो तुम्हारे किसी रिश्तेदार का फोन आया, वाइफ से बात हो रही है। उसने पता नहीं क्या दिमाग में फोन उठा लिया। फोन पे बात चली, उसने तुमको मारा कैसे, अभी आता हूँ उसको मर्डर कर देता हूँ। जब उसने बात सुनी, उसका दिमाग खनका कि मैटर क्या है। वो लड़की उस लड़के के लिए ये दबाव बना रही थी उस लड़के से कि इसको यहाँ बुला लो, यहाँ पे कहीं नौकरी लगवा दो और हमारे साथ ही रहेगा। और लड़के ने कहा कि नौकरी दिलाता तो ठीक है, लेकिन उसको यहाँ बुलाएंगे नहीं, यहाँ पे कमरे में वो कोई नहीं रहेगा। इसी बात पे उनमें लड़ाई हुई थी। उसने कहा मार के मैं आ रहा हूँ तुरंत मारने। लड़के ने मुझसे डिस्कस किया ऐसी ऐसी बातें मियाँ करें। हमने कहा बिल्कुल साइलेंट हो जाइए, आप लड़ाई झगड़ा करके नहीं जीत पाएंगे, ऊपर से केस लगवा लेंगे। लड़की के जो फादर थे वो एक लॉ कॉलेज में लॉ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, मतलब उनके नीचे से बहुत से बड़े बड़े वकील निकले थे। और उनकी जो दोस्ती थी, उनके जो अमिताभ यस आज की डेट में डीजीपी है, लखनऊ की ही घटना है। डीजीपी थे, डीजीपी हैं वो, उनसे उनके खास फ्रेंड थे। मतलब उस लड़के की जिंदगी बर्बाद कर देते। वो फील्ड का लड़का था, प्राइवेट जॉब करता था। मैंने कहा बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, लड़की को यहाँ भेज दो आप, फिलहाल तो उसको भेज दो। उसको उसने ट्रेन बैठाया, गाड़ी में बैठाया, उसने यहाँ उसको भेज दिया। उसके बाद फिर उसने मुझसे डिस्कस किया कि सर मुझे क्या करना चाहिए, लड़की घर नहीं है। घर भी अपने ससुराल रहती थी, वहां से उसका बॉयफ्रेंड फोन करता था, बुलाता था, तो चली जाती थी, घूमती घामती रहती थी। तो उसके सास ससुर बहुत सीधे साधे थे, उन लोग इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन वो तो समझ रहा था। उसने कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो पहले उसको समझ में आ गया, तो उसने सबसे पहले ये निकला कि बच्चा ना होने पाए, सबकी वो इमोशनल चीजें होती हैं। उसने उसको अलग मकान दिलाया किराए पे, वहां पे रखा। उसने कहा ब्यूटी पार्लर खोलना है, ब्यूटी पार्लर खुलवा के दिया, बिल्कुल जैसे उसको अनभिज्ञ है, कुछ जानता नहीं है।
फिर उसने वहां पे 2-4 मोहल्ले के लोफर टाइप के लड़के छोटे छोटे रख के मसाला दे देंगे, तुम्हें खाली रिपोर्टिंग करनी है कि ये किस टाइम निकली क्या जानी है, वो रिपोर्ट उसको देना, उसके साथ जाना, जो खर्चा होगा मैं दूंगा सब। उसको 1,000-500 रुपया दे दिया कि तुम उसके पीछे पीछे जाओगे, वो पूरा महीने भर का कलेक्शन लेता रहा, तो उसे रिपोर्ट लेकर वो रिपोर्टें पूरी उसके बाद बनती गई। जब बन गई, चीजें आ गई, धीरे धीरे उसको सब चीजें खुलती गई। तो जब खुलती गई तो सब चीजें हुई, जब रिपोर्ट आई उसने उसके सामने रखा, क्योंकि उसको चीजें तो पहले ही पता चल गई थी, पता लगा वो लड़का जो है मोहम्मदन है और लड़की हिंदू थी। तो मतलब उस पिक्चर में माँ भी शामिल थी। उस पिक्चर में माँ भी शामिल थी। पूरी सब जब चीजें होती गई, फिर लड़के ने उसके सामने सब पूरी बातें रखी कि ऐसी ऐसी घटना है, ये चीजें हैं, ये दिस इज योर फैक्ट्स, और ये लड़का है मोहम्मदन, पूरा उसका नाम गांव सब पता चल गया था, उसको बताया। फिर लड़के ने और दिमाग लगा के उससे लड़ाई करा दी, वो जाके उसके लिए बहुत अच्छा बन गया, और उसकी इतनी सेवा करने का लड़की की, वो कहे ये चाहिए ये दिला दिया, ये मतलब उसको मेंटली अपने कंट्रोल में किया। फिर उसने उसको कहने से पता नहीं इस नाम का कोई बंदा फोन करके मुझे कहता मारूंगा। वो उसके सामने नहीं कमरी, लेकिन उस लड़के का नाम, उसने जाके उसे लड़ना शुरू किया। तुमने वो जब सीधा इतना है, उसके आड़ में हम लोग सब काम कर ले रहे हैं, तुम उसको क्यों धमकी दे रहे हो? उसने कहा मैंने धमकी दी नहीं। तो वो एक दिन बाद में भड़की जाता, भड़क के उसने उस लड़के को फोन कर दिया, मैंने तुमको कब धमकी दी? तो उसने कहा मुझे पता है तुमने धमकी नहीं दी, मिलो तो बैठ के बात करते हैं। वो गया, मिला, बैठ के, तब तक उनमें इतनी लड़ाई हो गई थी, वो सर से छत से कूद के टांग तोड़ लिया था। हाँ, प्यार में ये सब चीजें किया उसने। और लेकिन फिर उसने इतना भड़क गया, उसने कहा उनकी मैया, उसने बताया मेरे संबंध तो लड़की की माँ से भी है, लड़की से भी है। अब फैक्ट्स जो भी हो, कुल मिला के पूरा जब डाटा आ गया, उसने लड़की सामने रख दिया कि ये तुम्हारे डाटाज हैं, अब बताओ करना क्या है। अब चुप, अब यही समझौता ये है कि चुपचाप चलो, हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। लड़के ने अपने घर पे भी नहीं बताया, लड़की ने अपने घर में नहीं बताया, दोनों ने डिसीजन लिया 13B में म्यूचुअल डिवोर्स में दाखिल किया। लड़का जाता था साथ में, दोनों जाते थे, घूमते, सुबह घर से निकलते थे, घर से निकलने के बाद बाहर केस निपटाते थे, बाहर दिन भर घूमते फिरते थे, और बाहर डिनर करके, लंच डिनर सब बाहर करके फिर घर छोड़ते। नाश्ता लड़की सुबह घर में बना के, नाश्ता लड़की हाथ में करके आता था। ऐसे करके उनका डिवोर्स हुआ। आज भी उनकी दोस्ती है। लड़की ने उसके विषय में किसी को कुछ नहीं बताया, बाहर अपने परिवार तक में नहीं बताया कि क्यों डिवोर्स हुआ। फिर लड़की के लिए जब इंक्वायरी हुई, लड़के ने कहा कि सब दोष मेरा है, वो लड़की बिल्कुल सही है, उसकी शादी हुई, वो लड़का उसके शादी में गया, वहां खूब डांस किया, उसके भाई से उसकी अंत तक दोस्ती बनी रही। और आज भी उन दोनों में ये फ्रैक्शन नहीं है कहीं मिले तो लड़ाई हो जाए। आज भी बात, शादी के बाद भी वो लड़का थोड़ा नॉनवेज प्रेमी था, लड़की भी नॉनवेज प्रेमी थी। बाद में लड़के की जहां शादी हुई, वो लड़की वेजिटेरियन, और लड़की की जहां शादी हुई वो वेजिटेरियन। तो ये दोनों कहीं नॉनवेज बनाएंगे तो हम दोनों लोग खा लिया करेंगे। लेकिन इस टाइप के प्यार से एक जज तक शक कर रहा था कि ये कोई सर्विस मैटर है या कुछ है क्या, कुछ नौकरी वोकरी का चक्कर है, इस टाइप का कौन सा डाइवोर्स होता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर दो लोगों में कोई भी, ये तो एक लंबा खेल हो गया, अगर लगता है कि हम दोनों आगे नहीं बढ़ सकते, लड़ाई झगड़ा ना करके चुपचाप दोनों रास्ता बदल दें, अपने हिसाब से रहें, प्यार से रहें। तो ये थे हमारे साथ संदीप अधिकारी जी। और अगर आप लोग भी लव मैरिज करने का सोच रहे हैं तो ठीक ठाक से जांच परख लें, कि लड़की हो चाहे लड़का, एक दूसरे की जांच परख जरूर कर लें, ताकि आपको असलियत पता चल जाए कि लड़का गलत नहीं है तो लड़की गलत नहीं है। बाकी शादी से घबराने वाली कोई बात नहीं है, करिए शादी, लव मैरिज करिए, बहुत ही अच्छी चीज है। बट बस वही मैं फिर से लव प्लस अरेंज करिए, लव करके घर वालों को बता दीजिए और दोनों लोग आपस में इंक्वायरी कर लें। बस मैं यही एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि एक बार जांच परख बहुत अच्छे से कर लें, ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसा कुछ भी ना लगे जो जिससे आपको दिक्कत है। और दहेज भी बता दिए, दहेज भी लोग लड़की वाले उस घर में कभी शादी ना करें जो दहेज मांगे जी, अपने मन से जो भी दे दें, और खुद से दहेज भी ना मांगे, क्योंकि हाँ। दहेज मांगने से ऐसा लगता है कि आप भिखारी हैं, कि भीख मांग रहे हैं, भाई ये दे दो। अरे आपका लड़का अगर पोटेंशियल है तो वो खुद ही इतना सब कुछ कर लेगा। बाकी थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।